प्रबंध में श्रम सहभागिता के धीमे विकास के कारण। कोजेज ऑफ स्लो ग्रोथ ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। भारतवर्ष में श्रम सहभागिता के विकास के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। संयुक्त प्रबंध परिषदों की स्थापना से लेकर श्रम संचालन तक की प्रत्येक योजना प्राय असफल ही रही है। चाहे हम इन योजनाओं की असफलता न माने, परंतु इनका विकास बहुत ही धीमी गति से हो रहा है। इनकी असफलता या धीमे विकास के पीछे प्राय निम्नलिखित कारण बताए जाते हैं। पहला, पारस्परिक सद्भाव का अभाव। भारत में सहभागिता की योजनाओं की प्रकृति को अवरुद्ध करने वाला सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रबंधकों एवं कर्मचारियों में पारस्परिक सद्भावना का अभाव है। वे अपने आप को एक दूसरे के प्रतिद्वंदी समझते हैं, अतः ये योजना सफल नहीं हो पा रही है। दूसरा, सुदृढ़ श्रम संघों का अभाव। भारत में सुदृढ़ श्रम संघों का अभाव है, जबकि इस योजना विचारधारा की सफलता की प्राथमिक आवश्यकता सुदृढ़ श्रम संघों का विद्यमान होना है। भारतीय संयोजकों द्वारा आयोजित एक गोष्ठी में कहा गया कि भारत में योजना अधिक सफल नहीं होने का एक कारण ये है कि भारत में कोई प्रतिनिधि श्रम संघ नहीं है। तीसरा, प्रबंधकों की उपेक्षापूर्ण नीति। इस योजना के दो पक्षकारों में से एक पक्षकार प्रबंधक है और प्रबंधकों ने इस योजना को सफल बनाने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए हैं। यद्यपि ये अवश्य कहा जा सकता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अपेक्षा निजी क्षेत्र के उपक्रमों में अधिक ठोस कार्य हुआ है, किंतु खेद का विषय ये है कि निजी क्षेत्र के कुछ उद्योग है जहाँ पर संयुक्त प्रबंध परिषद की स्थापना हो पाई है। भारत में प्रबंधकों के मस्तिष्क में अभी भी इस योजना का महत्व स्पष्ट नहीं हो पाया है। वे इस योजना के क्रियान्वयन में अनेक दोषों के उत्पन्न होने का अनुमान लगाते हैं। वे यह मत रखते हैं कि कर्मचारी वर्ग प्रबंध क्षेत्र में हस्तक्षेप करेगा तथा उनकी शक्ति, सत्ता तथा अधिकारों में अनुचित हस्तक्षेप करेगा। इस प्रकार की विचारधाराओं के परिणामस्वरूप इस योजना को बहुत धक्का पहुंचा है। नेक्स्ट, समवर्ती समितियों का अस्तित्व। संयुक्त परिषदों की स्थापना नहीं करने का एक कारण यह भी है कि उद्योगों में अनेक समवर्ती समितियां बनाई जाती है या पाई जाती है। उदाहरणतः कार्य समिति, श्रम कल्याण समिति, कैंटीन समिति आदि की स्थापना कई उद्योगों में की जाती है। अतः इन समितियों के होने से संयुक्त प्रबंध परिषदों का महत्व कम हो जाता है। श्रमिक नेताओं की स्वार्थपूर्ण नीति। भारत में अधिकांश श्रमिक के श्रम संघों के नेता राजनीतिक भारत में अधिकांश श्रम संघों के राजनीतिक तथा चालबाज हैं। वे श्रमिकों को पुरस्लाकर हड़तालें आदि करवाकर अपना स्वार्थ सिद्धि करते रहते हैं। अतः वे सोचते हैं यदि संयुक्त प्रबंध परिषद स्थापना कर दी गई तो श्रमिकों की उचित मांगें शीघ्र ही पूरी हो जाएगी और अपने स्वार्थ के लिए हड़तालें नहीं करवा सकेंगे। श्रमिकों में अशिक्षा। इस योजना की असफलता का एक कारण श्रमिकों में अशिक्षा का होना भी है। अधिकांश श्रमिक अशिक्षित है जो इस योजना की उपादेयता भी नहीं पाए रहे हैं। यदि उनको परिषदों में सदस्य बना भी दिया जाए तो वे परिषद की कार्रवाई के समय मूक बनकर ही बैठे रहेंगे। स्थापित परिषदों की निराशाजनक प्रकृति। यह सबसे कटु सत्य है कि जो संयुक्त परिषदें स्थापित की गई है उनके परिणाम बहुत उत्साहजनक नहीं रह पाए हैं। उनकी सफलता नगण्य है। ये परिषदें अपने कार्यों और दायित्वों को सही रूप से पूरा करने में असमर्थ रही है, अतः नई परिषदों की स्थापना भी रुक गई है। सार्वजनिक क्षेत्र में उदासीनता। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बहुत कम उपक्रमों में योजना लागू हो पाई है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में योजनाओं लागू कर निजी क्षेत्र के लिए अनुकरणीय ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए था, किंतु बिहार में देखने में आता है कि फिर भी निजी क्षेत्र में इस योजना में अधिक सफलता प्राप्त की है। सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का अभाव। सहभागिता योजनाओं की असफलता या धीमे विकास के लिए श्रमिक प्रबंधकों पर तथा प्रबंधक श्रमिकों को दोषारोपण करते हैं। वे इसके विकास के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं कर रहे हैं। शेषी योजनाएं। भारत में सहभागिता की योजनाओं में सफल नहीं होने के पीछे एक बड़ा कारण यह है कि अब तक की सभी योजनाएं एक से रूप से लागू की गई है, इनको कानूनी रूप से लागू नहीं किया गया है। श्रम संघों पर बाध्य नेतृत्व का प्रभाव है। श्रम संघों पर बाह्य नेतृत्व का प्रभाव है और परिषद तथा समितियों द्वारा हित संबंधी मामलों विचार न करके केवल कार्य संबंधी मामलों विचार करना है। सहभागिता योजनाओं के क्रियान्वयन में राजनीतिक दृष्टिकोण है। कर्मचारियों में योजना के प्रति सक्रियता का अभाव है और परिवर्तन के प्रति रुचि का अभाव है और प्रबंधकों द्वारा परिवर्तन संगठन का अंग न मानना भी है और एक ही इकाई में एक से अधिक समूहों का होना भी है। प्रबंध में श्रम सहभागिता की सफलता के लिए सुझाव।
सजेशन फॉर द सक्सेस ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। भारतीय उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों की सहभागिता को सफल बनाना आवश्यक हो गया है। अब समय आ गया है जबकि इस योजना की असफलता को सहन नहीं किया जा सकेगा। अब इसी भाग्य भरोसे छोड़कर देश में अच्छे औद्योगिक संबंधों की आशा करना व्यर्थ है। देश में अनेक उद्योगपतियों ने एक सर्वेक्षण की प्रश्नावली का उत्तर देते हुए प्रबंध में सहभागिता की सफलता के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। ये सुझाव निम्नानुसार है। उद्योगपति सुरेश जालान का सुझाव है कि कर्मचारियों को संचालक मंडल में प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाना चाहिए। यद्यपि ये बात साधारण रूप से अच्छी लगती है, उनका कहना है कि सहभागिता निम्न स्तर से चालू करके धीरे धीरे ऊपर तक दी जानी चाहिए। लाल भाई समूह के उद्योग घरानों के प्रमुख अरविंद एन लाल भाई का सुझाव है कि कर्मचारी सहभागिता की योजना ऐच्छिक ही होना चाहिए तथा कानूनी रूप से नहीं थोपी जानी चाहिए। लाल भाई के अनुसार कर्मचारी सहभागिता योजना लागू करने से पूर्व दो शर्तों को पूरा करना अति आवश्यक है। प्रथम, कर्मचारियों को उत्तरदायित्व निभाने के लिए शिक्षित करना चाहिए। द्वितीय, श्रमिक ऐसे नेताओं के नेतृत्व में हो जो उन क्षेत्रों का पता लगा सके जहां पर श्रमिकों एवं सेवा एजेंटों के हितों का पोषण एक साथ हो सके। बजाज औद्योगिक घराने के प्रमुख रामकृष्ण बजाज ने कहा कि श्रम सहभागिता तभी सफल हो सकती है जबकि एक उद्योग या इकाई में एक भी श्रम संघ हो तथा उसका प्रतिनिधित्व श्रम प्रतिनिधि के हाथों में ही हो, तो वो श्रम संघ ज़्यादा सफल हो सकता है। नेक्स्ट है, उन्होंने कहा कि इसकी सफलता के लिए आवश्यक वातावरण भी बनाया जाना चाहिए। कर्मचारियों में संस्था के प्रति अपनत्व की भावना का विकास करना चाहिए तथा उन्हें ठोस सुझाव देने योग्य बनाया जाना चाहिए। कोठारी समूह के औद्योगिक घराने के पूर्व अध्यक्ष शिवगिरी डीडी कोठारी के अनुसार कर्मचारियों के सुझावों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अच्छे सुझावों के लिए पुरस्कार दिए जाने चाहिए। प्रसिद्ध उद्योगपति शिवराज गुप्ता के अनुसार सहभागिता सफलता के लिए कार्य समितियों की सिफारिशों को बंधनकारी बनाया जाना चाहिए। इससे संस्था में आंतरिक नेतृत्व उभरेगा तथा सहभागिता भावना जागृत होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री बसंत बासाटे ने कहा है कि कर्मचारियों की सहभागिता की योजना को समूह भावना, सूचनाओं के आदान प्रदान, दायित्व के विभाजन तथा आपसी समझबूझ से ही क्रियान्वित किया जा सकता है। इस प्रकार अनेक सुझाव कुछ एक प्रमुख कंपनियों के हैं और भी कई सुझाव दिए गए हैं। कुछ प्रमुख सुझावों का विस्तृत वर्णन हम नीचे कुछ बिंदुओं के आधार पर करते हैं। पहला, आवश्यक वातावरण का निर्माण। सहभागिता की सफलता के लिए सर्वप्रथम इसके लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए। विख्यात उद्योगपति रामकृष्ण बजाज ने भी इस बात की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि हमारे देश में सहभागिता की योजना के लिए आवश्यक वातावरण बनाया जाना चाहिए। इस हेतु कर्मचारियों तथा प्रबंधकों को इस योजना को लागू करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। श्रमिक शिक्षा की व्यवस्था। भारत में श्रम सहभागिता के विकास में उनके अच्छे परिणामों के लिए श्रमिकों को इस संबंध में पर्याप्त शिक्षा दी जाए, उनको पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए जिनसे वे इसके महत्व व कार्यों को भली प्रकार समझ सके। प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने इस संबंध में बहुत उचित तर्क दिया है कि जब राजनीतिक प्रजातंत्र की सफलता जनता को शिक्षित के बिना नहीं मिल सकती है तो औद्योगिक प्रजातंत्र की सफल शिक्षा के बिना कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अतः श्रम सहभागिता की सफलता के लिए श्रमिकों को शिक्षा देना आवश्यक है। डॉक्टर नाभा गोपाल दास के अनुसार श्रमिकों की शिक्षा तथा आधुनिक प्रबंध के प्रशिक्षण की योजनाओं का विकास में विस्तार तीव्र गति से किया जाना चाहिए, जिससे भविष्य में औद्योगिक प्रजातंत्र की ओर बढ़ने के लिए अधिक वातावरण बन सके। और दिल्ली प्रबंध परिषद के अध्यक्ष श्री संतोष नाथ का भी यही सुझाव था कि प्रबंध में सहभागिता देने से पूर्व श्रमिकों को शिक्षित करना परम आवश्यक है। एक ही उद्योग या इकाई में एक ही श्रम संघ। श्रम सहभागिता की सफलता के लिए श्रम संघों का होना परम आवश्यक है, किंतु एक उद्योग या इकाई में एक ही श्रम संघ होना चाहिए। एक से अधिक श्रम संघों की दशा में प्रतिनिधियों के चुनाव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है और
सहभागिता की संपूर्ण योजना ही खटाई में पड़ जाती है। चौथा, सुदृढ़ श्रम संघ। श्रम संघ शक्तिशाली भी होने चाहिए। श्रम संघों में 100% या लगभग इतनी ही श्रेष्ठता होनी चाहिए। सुदृढ़ श्रम संघ से ही देश में औद्योगिक प्रजातंत्र स्थापित करते हैं। सर्वगिरी वीवी गिरी जी ने इस संदर्भ में कहा है कि देश में सुदृढ़ श्रम संघ बनाए जाए जिससे सहभागिता योजना सफल हो सके। श्रमिकों को योजना का ज्ञान। इस योजना की सफलता के लिए यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि श्रमिकों को इस योजना के संबंध में पर्याप्त जानकारी दी जाए। जब तक उन्हें इस योजना की पूर्ण जानकारी नहीं दी जाएगी तब तक वे अधिक उत्साह से इसमें भाग नहीं ले सकेंगे। नेक्स्ट है स्थापित परिषदों का विकास। जो परिषदें अब तक स्थापित की जा चुकी है उनका विकास करके भी इस योजना को सफल बनाया जा सकता है। अतः पूर्व स्थापित परिषदों की कार्य प्रणाली को सुधारना परम आवश्यक है। नेक्स्ट, प्रबंधकों का सहयोगात्मक दृष्टिकोण। इस योजना की सफलता बहुत कुछ प्रबंधकों के हाथों में भी है। अतः प्रबंधकों को इस योजना के विकास में सक्रिय सहयोग देना चाहिए। डॉक्टर नाभा गोपाल दास ने इस संबंध में सुझाव देते हुए कहा कि देश के अधिक नवीन विचारधारा वाले प्रबंधकों का इस संबंध में विशेष उत्तरदायित्व है। सेवा आयोजकों के एक वर्ग के रूप में अपने कार्य की पुष्टि के लिए इस योजना को लागू करने से हिचकिचाने वालों का नेतृत्व करना चाहिए और उनको इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए कि वे उन विचारों की सीमित कोठरी से बाहर आए जिसमें उन्होंने अपने आप को कैद कर रखा है। दोनों पक्षों में मानसिक क्रांति। जब तक दोनों पक्षकार अर्थात श्रमिकों एवं प्रबंधकों में मानसिक क्रांति नहीं उत्पन्न होगी तब तक इस योजना का सफल होना भी संदिग्ध ही बना रहेगा। श्रमिकों एवं प्रबंधकों दोनों को ही ये सोचना पड़ेगा कि ये उनके हित में है और उन्हें इस योजना को अपनाना है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के अनुसार यदि एक ओर उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने तथा दूसरी ओर कर्मचारियों की शिकायतों को समय पर दूर करने के लिए उचित व्यवस्था करने के दृष्टिकोण की उपादेयता का आभास दोनों पक्षों को नहीं करवाया गया तो इस योजना की जड़ें नहीं जम पाएगी। परिषदों की शीघ्र नियमित सभाएं। परिषदों की सफलता के लिए परिषदों की जल्दी एवं नियमित रूप से सभाएं होनी चाहिए जिससे लोगों को प्रत्यक्ष संपर्क बना रहे, एक दूसरे को समझ सके। सरकारों द्वारा प्रयास। इस योजना को सफल बनाने के लिए केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा भी निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए जो व्यावहारिक विकास में सहयोग पहुंचाने वाले हो। समितियों की सीमित संख्या। जहां पर अन्य प्रकार की समितियां जैसे उत्पादन समिति, कार्य समिति, संयुक्त समिति आदि कार्य कर रही हो वहां पर अन्य परिषदों की स्थापना पर विशेष बल नहीं देना चाहिए बल्कि उनके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने का ही प्रयास करना चाहिए। नवल टाटा ने भी इस संबंध में अपने सुझाव में कहा था कि जहां कार्य समितियां सफलतापूर्वक कार्य कर रही है वहां अन्य परिषदों का गठन नहीं करना चाहिए, वहां पर कार्य समिति क्षेत्र को ही विस्तृत किया जाना चाहिए। मूल्यांकन की व्यवस्था। स्थायी समिति को संयुक्त परिषदों के मूल्यांकन की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी है उसको परिषदों की मूल्यांकन की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। निर्णयों का क्रियान्वयन। विभिन्न स्तरों पर स्थापित समितियों तथा परिषदों के निर्णयों को शीघ्र क्रियान्वित करना चाहिए। विचारणीय मामले निर्धारित करना। सहभागिता की योजना को विभिन्न परिषदों में विचारणीय मामलों को सही ढंग से निर्धारित कर लेना चाहिए। हित संबंधी तथा कार्य संबंधी दोनों ही मामलों पर विचार करना चाहिए। समितियों या परिषदों को संगठन का अंग मानना। प्रबंधकों को सहभागिता योजना के अंतर्गत गठित समितियों में परिषदों को संगठन के एक आवश्यक अंग के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार संगठन के विभिन्न विभागों
तथा अधिकारियों में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, ठीक उसी प्रकार इन समितियों तथा परिषदों में भी होना चाहिए। परामर्श एवं निर्णय की प्रक्रिया ही अपनाना। यह भी देखा जाता है कि सहभागिता योजना के अंतर्गत स्थापित परिषदों को सौदेबाजी तथा समझौतों के मंच मान लिए जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इन समितियों तथा परिषदों के माध्यम से मामलों पर विचार विमर्श होना चाहिए तथा सामूहिक रूप से निर्णय लेना चाहिए। सक्रिय सहयोग। सहभागिता योजना की सफलता के लिए आवश्यक है कि कर्मचारी सक्रिय रूप से रुचि ले, उन्हीं प्रतिनिधियों के चुनाव तथा परिषदों की कार्य प्रणाली में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। इस प्रकार भारत में प्रबंध में कर्मचारियों सहभागिता सफल बनाने के लिए इन सूचनाओं का पालन करते हुए इस योजना को सफल बनाया जा सकता है। धन्यवाद।